दोस्तों मेरा नाम है प्रियांक और आप देख रहे हैं बीइंग साइंटिस्ट चैनल में आपका स्वागत है। 25 जुलाई 1920 ये वो तारीख है जब वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम रोजलिंड फ्रैंकलिन का जो है जन्म हुआ था। और आज जो है 25 जुलाई 2020 है, तो उनकी एक तरह से 100वीं सालगिरह है। और इस 100वीं सालगिरह पे उनकी लाइफ में उन्होंने क्या क्या साइंटिफिक वे में कंट्रीब्यूट किया था, क्यों जो है उनका इतना नाम है, एंड व्हाई शी सेड अनसंग हीरोइन ऑफ डीएनए वर्ल्ड, तो जानते हैं इस वीडियो के थ्रू। तो रोजलिंड फ्रैंकलिन का जन्म उस जमाने में हुआ था जब फीमेल एजुकेशन को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता था, और साथ के साथ खास तौर से पर्टिकुलरली साइंस फील्ड में, रिसर्च फील्ड में जो है ये माना जाता था कि मेल साइंटिस्ट जो होते हैं वो बेहतर है बजाय कि जो फीमेल साइंटिस्ट के। सिमिलर तरह की स्टोरी आपको शायद मैरी क्यूरी वाला वीडियो अगर आपने देखा होगा तो उसमें भी आपको सुनने समझने को मिली होगी। तो उस जमाने में भी रोजलिंड फ्रैंकलिन ने अपनी पीएचडी की फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज ऑन कोल पोरोसिटी, और वहाँ पे पीएचडी करते हुए उनको एक इम्पॉर्टेंट जो टेक्निक है जिसका नाम है एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी, वो एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी उन्होंने वहाँ पे सीखा है बैक इन 1945। अब ये जो एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी टेक्निक है ये इनको आने वाले सालों के अंदर बहुत कंट्रीब्यूट करने वाला था। और बैक इन 1951 उन्होंने जो है एज अ रिसर्च एसोसिएट ज्वाइन किया, और वहाँ पे जो है उन्होंने अपना जो है डीएनए पे रिसर्च करना स्टार्ट किया। डीएनए आप ऐसे समझ सकते हैं उस समय एक हॉट टॉपिक था कि उसका स्ट्रक्चर कौन फिगर आउट करेगा, कुछ वैसे ही जैसे कि आज की तारीख में कोरोना की वैक्सीन कौन बनाएगा या कोरोना का ड्रग कौन निकालेगा, ये आज की तारीख में जैसे हॉट टॉपिक है। तो उस समय उन्होंने जो है अपनी एक्सपर्टीज़ को लगाते हुए, जो कि उन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन जो टेक्निक थी वो सीख रखी थी, उसको इस्तेमाल किया। उन्होंने बहुत मेहनत करके, मतलब आवर्स ऑफ हार्डवर्क लगाने के बाद में जो है उसमें उन्होंने एक जो फेमस फोटो 51 जिसे हम आज की तारीख में जानते हैं वो इमेज डेवलप की, जो कि एक्सरे डिफ्रैक्शन इमेज है। अब इसको जो है क्योंकि इतना टाइम लगा है, अगर घंटों किसी को इमेज को बनाने में, तो एनालिसिस करने में भी टाइम लगेगा। एट द सेम टाइम वहीं पे जो है साथ में मॉरिस विल्किंस एक और साइंटिस्ट थे जो कि उनके साथ में रिसर्च कर रहे थे, और क्योंकि दोनों की आपस में ज़्यादा जमती नहीं थी तो उस वजह से क्या हुआ कि जो फोटो 51 जो रोजलिंड फ्रैंकलिन ने खुद सिंगल हैंडेडली डेवलप की थी इतनी मेहनत करने के बाद में, वो इमेज को साइलेंटली उन्होंने लेके, और जो एक तरह से राइवलरी है यानी कि जो और कॉम्पिटिंग ग्रुप था जो कि काम कर रहा था, दैट इज फ्रांसिस क्रिक एंड जेम्स वॉटसन, उनको ले जाके दे दी, जो कि वो भी लगे हुए थे कि स्ट्रक्चर जो है कैसा है हुआ कि मतलब डबल हेलिक्स है कि सिंगल हेलिक्स है, ट्रिपल हेलिक्स है या हेलिक्स भी है कि नहीं है। तो ऑन अ लाइटर नोट हमें इससे ये सीखने को मिलता है कि अपने ऐसे क्रीपी कलीग से बच के रहें जो कि आपका डेटा इधर का चुरा के उधर दे देता है, तो ध्यान रखें। खैर, जब जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक को दिया गया तो उनको जो है ज़्यादा टाइम नहीं लगा समझने में, क्योंकि वो पहले से खुद कुछ एनालिसिस कर रहे थे। तो उन्होंने जो है और इसके ऊपर डेटा को और बिल्डअप किया, और वो पॉइंट बाय पॉइंट नहीं गए कि इतना कितना डिस्टेंस है क्या है, एकदम उसमें नहीं गए, लेकिन उन्हें बेसिकली ये समझ में आ गया कि डीएनए जो है वो डबल हेलिकल फॉर्म में है, और उससे रिलेवेंट जो है उन्होंने मिलके नेचर के अंदर एक पब्लिकेशन दे दिया, और वो जो है वो पब्लिश हो गया। इन द मीन टाइम जो है वो जो हमारी रोजलिंड फ्रैंकलिन थी वो जो है एक तरह से बहुत अच्छे से लगी हुई थी समझने में कि क्या क्या मैं एकदम मतलब करके बताऊंगी कि कितने नैनोमीटर का वगैरह क्या डिफरेंस है। तो वो उसी एडिशन के अंदर छपा, लेकिन थोड़ा बाद में छपा। तो एक तरह से जो पहले स्टडी छपी वो एक तरह से फ्रांसिस क्रिक और जो जेम्स वॉटसन की छपी, इस तरह से सारा जो ग्लैमर है, सारा जो मतलब मेजर जो फोकस है उनको मिल गया। और कभी भी वॉटसन एंड क्रिक ने कभी भी जो है इस चीज़ को एक्नोलेज ना अपने पेपर में किया ना कहीं और किया कि बेसिकली ये जो इमेज है वो मॉरिस विल्किंस ने हमें रोजलिंड फ्रैंकलिन से ला के दी थी। इसको देखते हुए बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कंट्रोवर्सी सारी की सारी जो है बाद में क्रिएट हुई। जब तक जो है रोजलिंड फ्रैंकलिन जिंदा थी उनको खुद को नहीं पता था कि किसी क्रीपी कलीग ने जो है उनके आंखों के नीचे से जो है इमेज चुरा के उन्हीं के एक राइवलरी ग्रुप को दे दी है। 1953 में पेपर पब्लिश करने के बाद में वो और भी चीज़ों पे काम करती रही, तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो रही थी रेडिएशन से, जिसकी वजह से उन्हें ओवेरियन कैंसर हो गया रोजलिंड फ्रैंकलिन को, और उसके बाद में इवेंचुअली शी डाइड एट द एज ऑफ 37, और 1958 के अंदर उनका अनफॉर्चुनेटली देहांत हो गया। 58 के बाद में 62 के अंदर जो है मॉरिस विल्किंस, फ्रांसिस क्रिक और जेम्स वॉटसन को जो है नोबेल प्राइज दिया गया फॉर द डिस्कवरी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, लेकिन रोजलिंड फ्रैंकलिन के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया। एट द सेम टाइम क्योंकि नोबेल प्राइज जो है वो मरने के बाद नहीं दिया जाता, तो इस वजह से उनको किसी भी तरह का कोई नोबेल प्राइज नहीं दिया गया। 1953 में डीएनए पर रिसर्च करने के बाद में जो है उनका इंटरेस्ट और डीएनए से आरएनए की तरफ शिफ्ट हुआ, और जो आरएनए वायरस है टीएमवी, टोबैको मोज़ेक वायरस, उसके ऊपर जो है उन्होंने काम किया, उसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर निकालने के ऊपर आरोन क्लग नाम के साइंटिस्ट के साथ मिलके, और जिसके लिए जो है 1982 के अंदर जो है आरोन क्लग को नोबेल प्राइज भी दिया गया।
तो उसमें भी उन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन किया था। तो अगेन इट इज़ सैड कि अगर वहाँ पे वो जिंदा होती तो डेफिनेटली जो है उनको आरोन क्लर्क के साथ में भी शेयरिंग में प्राइज मिलता, नोबेल प्राइज। तो शी मस्ट हैव विन नोबेल प्राइज ट्वाइस इन हर लाइफ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है वो एट द एज ऑफ 37 शी डाइड ऑफ ओवेरियन कैंसर। एंड उनकी डेथ के बाद में जो है उनके काम को लोगों ने काफ़ी सराहा, काफ़ी जो है कंट्रीब्यूट किया, कुछ वैसे ही जैसे कि मेंडल के साथ में हुआ था। अगर आप रोज़लिन फ्रैंकलिन की पूरी एक बायोग्राफी जानना चाहते हैं, उसे पढ़ना चाहते हैं, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक बुक दे रखी है, आप उस लिंक से जाके परचेज कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। जय विज्ञान। वो उनके साथ में काम कर रहा था और वो जो है उनके साथ थोड़ी किटपिट चलती रहती थी। वो किटपिट चल तो इससे ये सीख मिलती है कि कभी भी ऐसे क्रीपी कलीग से जो है आप हमेशा दूर बच के रहें। मॉरिस विल्किंस जिंदा तो नहीं है भाई, बहुत मारेगा।